हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मलेरिया का एनसीपी देखने वाले हैं किस तरह से बनेगा, क्योंकि इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं कि मलेरिया का टॉपिक देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे पसंद नहीं आते। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने चैनल पे बच्चों को कॉपी करवा रहे हैं, बच्चे खुद से एफर्ट्स नहीं करते और सिर्फ सीधे कॉपी करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, वो लोग ऐसा समझते हैं। मुझे कुछ कमेंट ऐसे आए हैं, मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको वर्बली बता रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कॉपी करवाते हैं, हमारे चैनल पे ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आज के बाद आज ये लास्ट वीडियो होगा एनसीपी का, फिर मैं दूसरा कोई एनसीपी का वीडियो नहीं डालूँगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ हेल्थ टॉक, कोई भी केस स्टडी, कोई मटेरियल आपको क्राइटेरिया का नहीं मिलने वाला है फिर हमारे चैनल पे। इसलिए मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि क्या ये चीज़ आपको गलत लगती है? अगर गलत लगती है, तो प्लीज़ मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। हम सिर्फ़ लेक्चर वीडियोज़ ही डाला करेंगे नेक्स्ट टाइम से। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मुझे वो चीज़ें पढ़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिन भी लोग ने वो कमेंट किया था। और क्योंकि हम लोग जब नर्सिंग करी हुई है तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। टीचर फॉर्मेट भी देते थे, तो भी हमको बड़ा मुश्किल आता था बनाने में। समझ नहीं आता था इस हेडिंग के अंदर क्या चीज़ें लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन भी बनाना नहीं आता था। स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड ईयर में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा। टीचर्स अगर नहीं बताते हैं, टीचर्स तो सिर्फ़ फॉर्मेट देते हैं, वो कहते हैं कि करो इसको, फिल करो, तो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। मैंने सिर्फ़ उस करके ही इस तरह की वीडियोज़ बनाई थी कि हेल्प हो जाएगी बच्चों की। साथ-साथ में मैं समझाती भी हूँ, आप लोग जानते हो ये चीज़ तो, जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं। सो प्लीज़ आप मेरी एक बार बात मान के कमेंट कर दीजिए कि आपको लेक्चर वीडियोज़ ही चाहिए या फिर ये एनसीपी आपका स्टडी मटेरियल मैं अपलोड करती रहूँ कंटिन्यूस। ये चीज़ के बारे में मुझे आप प्लीज़ बताइएगा। अभी आप एनसीपी देख लीजिए मलेरिया का कैसे बनेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में बनाया गया है। आप अगर चाहो तो मलेरिया का एनसीपी अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी बना सकते हो, एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर भी आप ये बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स के अंडर बना लोगे। क्योंकि कम्युनिटी में ऐसा होता है ना कि जो कम्युनिटी होता है, इसमें डेंगू, मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि कम्युनिटी का एनसीपी है, इसीलिए हम लोग हाउस नंबर, विलेज ये सब कुछ लिखना होता है। सीएचसी कहाँ पर है, अगर पीएचसी में आपकी ड्यूटी लगी थी, तो वो भी आप लिखोगे। फिर जैसे कि आपने कम्युनिटी में आपका ड्यूटी लगी, आपने एक हाउस ले लिया, वहाँ के मेंबर्स के बारे में डाटा निकाल लिया, उनकी प्रॉब्लम्स देख ली। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आजकल हर घर में होती हैं, और थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये भी सबको ही होता है। साइज़ ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलीजन, मदर टंग, यानी कि वो लोकल लैंग्वेज में क्या बात करते हैं, वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। डायग्नोसिस पेशेंट का है मलेरिया। देखिए मलेरिया में भी दो तरह के मलेरिया हो जाते हैं। एक फैल्सीपेरम करके होता है, और ये जो हमारा वाला है वो है प्लाज्मोडियम विवेक्स। विवेक्स की स्पेलिंग में आप लोग लिखोगे VIVAX। दो तरह से होते हैं मलेरिया में प्रॉब्लम। ठीक है, फिर चीफ कंप्लेंट्स हमने बता दी कि मलेरिया में फीवर पेशेंट को आ जाता है, शिवरिंग कोल्ड होता है, हेडेक, वॉमिटिंग, और भी सारे सिम्टम्स होते हैं इसके। तो जो पेशेंट में आपको मिलेंगे, जो आपके पेशेंट कंप्लेंट करेगा, वो आप बताओगे। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री में हमने बता दिया उन्हें मलेरिया जैसी प्रॉब्लम है, और पास्ट में उनको नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट इलनेस ऐसा लिखेंगे हम। फैमिली ट्री बनाना होगा। फैमिली ट्री में कौन है, जो हमारे पेशेंट जो हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली जो हैं उनकी वाइफ है मिसेस रजनी। ठीक है, और उनके आगे फिर दो बच्चे भी हैं। इस तरह से कीज़ आप साइड में बता दीजिएगा। उसके बाद है उनका एनवायरनमेंट कंडीशन, हम लोग लिखते हैं, जिसमें कि हाउसिंग कंडीशन के बारे में, कैसा हाउस है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टाइप ऑफ हाउस के बारे में, ऑनरशिप यानी कि किसका घर है वो, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जा रही हैं, इसलिए क्योंकि कम्युनिटी का एनसीपी है। बट आपको ये मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप मेडिकल सर्जिकल में बना रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें फॉर्मेट आपको एमएस वाला ही बनाना है, जैसे कि हम और भी एनसीपीज में दिखाते हैं ना, वैसा आप बना लेना कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। आप कोई और डायग्नोस अगर आपका है पेशेंट का, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगा।
फिर नंबर ऑफ़ रूम्स, इसमें सारा कुछ हम घर के बारे में कर रहे हैं क्योंकि हम एक गाँव में जाते हैं, एक छोटे एरिया में, टाउन में जाते हैं, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग लगती है, तो हम किसी घर में जाते हैं, वहाँ पे डाटा लेते हैं, सबका जो प्रॉब्लम होती है इस पे एनसी बना लेते हैं। वेंटिलेशन, सोर्स ऑफ लाइट, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो इन सब के बारे में हमने लिख लिया। फिर प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि कोई पालतू एनिमल घर में है, जैसे गाय भैंस लोग पालते हैं, बकरी पालते हैं, मुर्गा होता है, तो ये सब चीज़ें। तो इन देयर हाउस नो एनी डोमेस्टिक एनिमल, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते जो होते हैं वो तो होते ही हैं, सारी जगह ये आपको मिल जाएंगे, वैसे ज़्यादातर होते ही हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, तो वो बसेस का यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट बस का। ये सॉरी, ये जो आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट है, GOVT, ये ऐसा लग रहा है गोट लिखा हुआ है ना, GOVT है बट ये। और वो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए टेलीविज़न है, रेडियो, ये सब कुछ चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस में जो हमारे पेशेंट हैं प्योर वेजिटेरियन है, हो सकता है आपके पेशेंट नॉनवेज हों, कैसा वो खाना खाता है, कई लोग दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं, कोई कोई 3 बार खाते हैं। और वो कौन कौन सी सब्जियां ज़्यादातर खाते हैं वो आप लोग पूछ कर उनसे लिख लोगे, तो उन्होंने बताया कि हरी सब्जियां, पम्पकिन, कद्दू, गोभी, भिंडी, ये सब खाते हैं वो। कुकिंग प्रैक्टिस उनका क्या है कि वो गैस यूज़ करते हैं, LPG सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो। फूड स्टोरेज उनका अनहाइजीनिक है। ये सब आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। कुछ लोग बड़े सफाई रखते हैं किचन में, कुछ लोग ऐसे ही बस काम चल रहा होता है। हेड टू फूड एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे इसमें। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है ये तो आपके हर एक NCP में लिखना होता है हमको। हेड, ईयर्स, आईज, सब कुछ आपको बताना है कैसा कैसा है। नोज़ के बारे में, ऑल्फैक्टरी सेंसेस क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल यानी कि। फिर माउथ के बारे में, कोई फाउल स्मेल है, कैसे उनका टीथ है, कुछ कैविटी है या फिर उनके दांत साफ हैं। नेक के बारे में कैसे है, कुछ उनको नेक में जैसे किसी को नोड्यूल्स हो जाता है और थायराइड भी होता है किसी को। चेस्ट के बारे में बताएंगे। ओके, फिर abdomen के बारे में, जैसे कि बाउल साउंड प्रेजेंट है या फिर नहीं, उसको हम ऑस्कल्टेशन करते हैं स्टेथोस्कोप से, पैल्पेशन से देखते हैं कि कोई ऐसा हार्ड मास तो नहीं है, कोई साउंड तो नहीं आ रही है बॉडी से अब नॉर्मल, ऐसे कोई साउंड तो नहीं है। देन बैक और एक्सट्रीमिटीज़, तो सब कुछ उनका पेशेंट का हमारा नॉर्मल ही है, तो उनको कोई ऐसी काइफोसिस, लॉर्डोसिस जैसी प्रॉब्लम भी नहीं है, जो कि बैक में, स्पाइन में हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने उनके वाइटल्स पेशेंट के लेने होते हैं। ये आपका कोई भी आप सब्जेक्ट का NCP बना रहे हो ना, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आएंगी, तो वाइटल्स हमने नोट कर ली, जैसे कि उनको फीवर है, उनको मलेरिया हुआ है, इस वजह से उनका फीवर भी आया हुआ है, उनको पल्स रेट उनका इंक्रीज हुआ हुआ है ना। मेडिकेशंस देख लीजिए, अब ध्यान से देखना, मेडिकेशन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, मैंने ये लिख के करी है, क्योंकि क्या होता है MS का अगर NCP बनाओगे ना तो भी आपको लिखनी पड़ेंगी। इसमें जो मेडिकेशन आप देख सकते हो, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये मेडिकेशन दी जाती है, ये इनकी डोज है, ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दी जाती है डोज। तो वैसे ये जो दवाई होती है क्लोरोक्विन की भी आपको स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी, ये गलत है, CH कर लेना, क्लोरोक्विन। ये 3 दिन के लिए दी जाती है मेडिसिन, इसमें पूरा नहीं लिखा, एंटी मलेरियल है ये दोनों ड्रग्स। और जब क्लोरोक्विन दी जाती है, और तो इसके साथ प्रीमाक्विन भी एक दवाई होती है वो दी जाती है, मलेरिया की कंडीशन में ये दोनों मेडिकेशन देंगे हम। प्लाज्मोडियम विवैक्स से है ना, तो उसमें ये देनी होती है, और फैल्सीपैरम में भी देते हैं। तो ये जो मेन मेडिकेशन है इसमें ये दोनों हैं। ये 15 दिन के लिए दी जाती हैं, 15 डेज़ के लिए इसका टाइम होता है प्रीमाक्विन का। तो आप अगर वीडियो सुन भी रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंटी मलेरियल दोनों ड्रग्स हैं। साथ में हमने जो ड्रग्स देखे हैं वो PCM है, साथ में पेंटाप्रोजोल, डोमपेरिडोन, ये तो सिर्फ ऐसी मेडिसिन है जो आप जानते हो कि बुखार वगैरह के लिए देते हैं, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक्स होती है। साथ में जो डोमपेरिडोन और पेंटाप्रोजोल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही ड्रग में आपको काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी मिलती हैं जिनमें ये आपको इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो इनमें मैंने इन दोनों की डोज लिख दी है, 40 mg PC पेंटाप्रोजोल की है, डोमपेरिडोन की है 10 mg। ये ओरली दे रहे हैं, दिन में एक बार खाली पेट देते हैं ना इसे। और ये एंटासिड और एंटीइमेटिक्स इसका एक्शन है दोनों का। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पेशेंट का जैसे मलेरिया का जब टेस्ट कराया तो उनके ब्लड में मलेरिया पैरासाइट फाउंड हुआ, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड, पॉजिटिव था उनका टेस्ट जब भी उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब आप देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस, तो इसमें कुछ डायग्नोसिस हैं जो आपको समझने हैं कि कौन कौन से डायग्नोसिस में मेन रहेंगे।
रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू वीक इम्यून सिस्टम। मलेरिया की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हाइपरथर्मिया इसमें होता ही है, आप लोग जानते हो, इसमें फीवर आता है रिलेटेड टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड डिहाइड्रेशन। इस वजह से उनका जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है और डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो रहा है, तो उनको हाइपरथर्मिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन related to a decrease in the cellular component needed for the delivery of oxygen nutrient। ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, तो ये भी आप लिखने के लिए लिख सकते हो। ये वाला भी डायग्नोस मलेरिया में सुटेबल है, आप बना लो, आराम से बन जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का भी बनेगा, क्योंकि इसमें एक तो स्वेटिंग भी होती है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो इसलिए ये वाला डायग्नोस भी आपका आराम से इसमें आ जाएगा। एक आप नॉलेज डेफिसिट का बना लेंगे। अब हम इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें असेसमेंट नहीं है, आप चाहो तो असेसमेंट भी ऐड कर सकते हो। पहला डायग्नोस रिस्क फॉर इन्फेक्शन का है, हमें रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिड्यूस करना है। इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन हम लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन्फेक्शन ताकि ना हो, हमको प्रॉपरली हैंड वॉश रखना होता है अपना। पेशेंट को भी समझाना है कि हाइजीन मेंटेन रखना है, अच्छे से रेस्ट स्लीप लेना है और प्रोटीन रिच डाइट लेना है ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। कैलोरीज लेना है। फिर हाइपरथर्मिया जैसी प्रॉब्लम है तो इसमें स्पंजिंग करना होता है, तो वार्म वाटर से, इसलिए इसमें बताया गया है कि कोल्ड से काफ़ी ठंड लग सकती है। कोल्ड वाटर से देखिए इसलिए नहीं बताया गया है, यहाँ पढ़ो। इसका जो रीज़न है, क्योंकि उसमें पहले ही बड़ा ठंडा पेशेंट को फील होता है, ठंड लगता है, शिवरिंग होती है। बुखार तो आया ही है, साथ में शिवरिंग भी हो रही है, इसलिए इसमें कोल्ड स्पंजिंग से पेशेंट की जो हालत है वो और भी ख़राब हो सकती है। इसलिए वार्म वाटर से ही उसको स्पंज करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा हो कि वो रूम टेम्परेचर पे वाटर हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, और जो एनवायरनमेंट है वो भी वार्म होना चाहिए उसके आसपास का। उसको ब्लैंकेट दे सकते हैं पतला सा, और जैसे कपड़े अगर गीले हैं पेशेंट के तो वो भी कोशिश करनी है कि उसके कपड़े जो है वो गीले ना हो, गीले होंगे तो फिर चेंज करना है। वेट क्लोथ्स को एंटीपायरेटिक्स एडमिनिस्टर करना है। तो ये आपका दूसरा डायग्नोस हो गया हाइपरथर्मिया वाला। साथ में आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन भी बताया गया है, जिसमें कि हम सब कुछ अपना जो भी प्लान होता है वो परफॉर्म कर देते हैं और उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो चुका है अप टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट डायग्नोस देख लेते हैं, जो कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का है, ये वाला। एक तो पीडीएफ में ये ऊपर से पता नहीं क्यों आता है, मुझे समझ नहीं आता। गोल है हमारा इम्प्रूव फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट। तो डेफिशिट हो रहा है इसलिए उसको ठीक करना, हमको मेंटेन करना है। यहाँ पर आप मेंटेन भी लिख सकते हो, टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको फ्लूइड देते हैं, ओरल फ्लूइड्स भी उनको एनकरेज करते हैं लेने के लिए, ताकि वो अपना इंटेक बढ़ाएं और उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो वैसे ही इम्प्लीमेंट आपको करने हैं चीज़ों को। और इवैल्यूएशन लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो उनका फ्लूइड वॉल्यूम का प्रॉब्लम है वो अब मेंटेन हो चुका है या फिर इम्प्रूव हो चुका है। लास्ट में नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोस है, जो कि इसको हम क्या लिखते हैं कि रिलेटेड टू लेक ऑफ एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज प्रोसेस, इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। तो पेशेंट्स में क्या होता है, उन्हें नहीं पता होता कि मलेरिया की प्रॉब्लम है, हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें कैसे ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए, ये सब बातें। हमारा गोल है उनका इम्प्रूव करना है नॉलेज को। उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, हेल्थ टॉक्स वगैरह देते हैं कम्युनिटी एरिया में, और टीच करते हैं मेडिकेशंस के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जितने भी उनके डाउट्स होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप पूछो, और वो क्लियर करने होते हैं। तो ये सारा मैंने आपको जो भी चीज़ लिखी है उसका मैं डायरेक्टली हिंदी बता रही हूँ। इंग्लिश में रीड करके फिर आपको चीज़ें, आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते। तो ये आप समझ गए होंगे। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्लान है, ये हमारा इंटरवेंशन है, सॉरी ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारा प्लान या फिर इंटरवेंशन कह लो, ये हमारी इवैल्यूएशन है, जिसमें कि पेशेंट की जो नॉलेज है वो इम्प्रूव्ड हो गई है अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक एनसीपी में अपनी नर्सिंग प्रोसेस के बाद हेल्थ एजुकेशन लिखनी होती है। हमारी वीडियो भी काफ़ी हो गई, बढ़ गई है, बड़ी हो गई। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग क्या बताते हैं कि भाई मॉस्किटो रेप्लिकेंट विद DEET, जिसको कि डाइथाइलोमाइड कहते हैं, ठीक है। ये होता है जो क्रीम्स वगैरह हम अप्लाई करते हैं ना स्किन पे, वो चीज़ होती है ये
जैसे कि ओडोमोस भी आता है, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से जो मॉस्किटो है उनका अटैक हम पर नहीं होगा। अच्छा, बाकी तो हमको क्या करना है कि जो कपड़े होते हैं फुल स्लीव्स के पहनने चाहिए जब भी बरसात का सीज़न है या फिर जो मच्छरों वाला सीज़न आ जाता है ना, तो हमको बाहर जब भी जाएँ तो फुल स्लीव्स के फुल पैंट, लॉन्ग पैंट्स पहननी चाहिए। उससे क्या होता है कि मच्छर नहीं काटते हैं। मॉस्किटो के नेट होते हैं, आप वो भी रात को वो लगा सकते हो। उनको एडवाइस करना चाहिए कम्युनिटी पीपल को कि भई नेट यूज़ करना चाहिए जहाँ पर आप सोते हो, ताकि मच्छर ना आए जाली में। फिर उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में, फूड हाइजीन के बारे में भी साथ में बताना है, और योगा एक्सरसाइज के बारे में। बाकी तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही बता सकते हो कि एक्सरसाइज करो, खाओ पियो अच्छे से, हरी सब्जियां लो, सीजनल फ्रूट्स खाओ। ऑयली स्पाइसी फूड जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेडिटेशन करना है, रेस्ट स्लीप अच्छे से लेना है, लो सोडियम डाइट, ये तो सब नॉर्मल सी हमारी हेल्थ एजुकेशन चल रही है इसमें। हैंड वॉशिंग अच्छे से करना है। बिफोर टेकिंग मील आफ्टर डेफिकेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, डेफिकेशन क्या होता है, जैसे हम शौचालय जाते हैं तो उसको कहते हैं। उसके बाद में अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। फिर है एजुकेट फैमिली अबाउट डेंजर ऑफ सॉइल कॉन्टामिनेशन। तो जैसे कि मिट्टी से भी हो सकता है कॉन्टामिनेशन, इन्फेक्शन किसी भी तरह हो सकता है, तो ये भी बताना है कि अच्छे से शूज़ प्रॉपरली पहनने चाहिए जब भी कभी ऐसी जगह जाओ बाहर, ताकि आपके जो पैर हैं वो भी प्रोटेक्ट हों। एडवाइस टू ड्रिंक स्वीट मिल्क विद द एंटी मलेरियल मेडिकेशन टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर एसिडिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो आप इस चीज़ को आप ऊपर भी लिख सकते हो। पहले इसको काफ़ी बाद में लिखा मैंने, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट भी आप बना सकते हो इसको। क्योंकि मलेरिया में क्या होता है कि मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, क्लोरोक्विन है, प्रीमाक्विन है, और दूसरी जो भी दवाइयाँ हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो एसिडिटी कर देती है, हाइपर एसिडिटी। दूध पीने से वो फिर बैलेंस हो जाता है, एसिड बेस आप समझते होंगे ना, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। साथ में क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, इनसे शुगर भी डाउन चली जाती है। कई बार पेशेंट ये मेडिसिन लेते हैं और उनका जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मीठा दूध, ताकि उनका ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी बैलेंस में रहे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनसीपी, और जो मैंने शुरू में आपसे बात कही है उसका मुझे आपसे रिप्लाई ज़रूर चाहिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आप एनसीपी केस स्टडी कोई भी रिक्वायरमेंट की वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।